essay 700 talks about forming an opinion and reporting on the financial statement. मतलब ऑडिटर कैसे ओपिनियन देगा, किस कदर रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट इशू करेगा वो कैसे इशू करेगा. ऐसे 700 टॉक्स अबाउट ओपिनियन देना एंड रिपोर्टिंग करना ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट इज ऐसे 700. वेरी गुड. चलो 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद अपने ऐसे 700 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिएगा. आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए. और इसके अलावा भी मैं आप सबको बोलना चाहूंगी बेटा, इसके अलावा आपके ऑडिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे मैं इंडिविजुअल रिविजनरी क्लासेस ले चुकी हूं. तो अगर आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप उस चैप्टर का नाम लिखते हो और मेरा नाम लिखते हो, तो आपको हर एक चैप्टर, ऑडिट के हर एक चैप्टर के ऊपर मैंने रिविजन्स लिए हुए हैं. तो आप अगर रिवाइज करना चाहते हो मेरे पुराने वीडियो से तो आप बिल्कुल बेशक कर सकते हो. देयर हैज बीन नो चेंजेस, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑडिट के हर एक चैप्टर पे मैंने रिविजन्स लिए हैं, तो आप किसी भी रिविजनरी वीडियो को रेफर करके अपने रिविजन्स को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, ओके. पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप आज अच्छा गया आपका पेपर, है ना. पर जैसा भी गया हो सोचना बंद. पुराने पेपर के बारे में नहीं सोचना है, आगे आने वाले पेपर के बारे में सोचना है. मैम एमसीक्यू में आपके वाले नोट्स बहुत है ना. हाँ, उसमें पिछले 5-6 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज है, तो सफिशिएंट है ना. और इसके अलावा मेरा कल भी सेशन है जिसमें मैं आप लोगों के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेने वाली थी एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी लेने वाली थी. बट अनफॉर्चुनेटली कल का सेशन शायद मैं ना ले पाऊं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट. तो कल का सेशन हो सकता है ना हो आपका, पर अगर कल का सेशन नहीं भी होता है तो भी आप मेरे पुराने किसी भी वीडियो से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट स्ट्रैटेजी, एनालिटिकल, कोई भी चैप्टर आप मेरे पुराने वीडियो से देखकर रिवाइज कर सकते हो. पिछला जो अपना मैराथन था, दैट इज मे वाला जो मैराथन था, उसमें हर चैप्टर के रिविजन्स हैं. किसी भी चैप्टर का रिवीजन आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख के कर सकते हो. ठीक है, परसों नहीं है शायद आपका. अब सीधा 13th को मैं एक एमसीक्यू सेशन ही लूंगी. आपका ये ऑडिट रिपोर्ट का मैं आज ले रही हूं, इसके बाद सीधा मैं 13th को एक एमसीक्यू सेशन आपका लेने वाली हूं जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को अपने डिस्कस करेंगे ऑन दी 13th. ठीक है, यस. कल का जो सेशन है वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन माई आई, तो जिसकी वजह से मैं कल का सेशन आपका नहीं ले पाऊंगी. बट एमसीक्यू बूस्टर सेशन आपका 13 को होगा. एमसीक्यू बूस्टर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए. ऑलरेडी दीक्षांत मैंने अपने चैनल पे, मेरे पर्सनल चैनल पे एक वीडियो डाली है कि किस तरीके से आप किस ऑर्डर में आप रिवाइज करो. तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हो कि किस ऑर्डर में आपको 2.5 डेज में रिवीजन करना चाहिए.
ठीक है, चलिए 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 सारे बच्चे अब आ जाओ ऐसे 700 पे, अब बातचीत नहीं, सुनते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का क्या, ऑडिट रिपोर्ट को कैसे, क्या एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के, मतलब अगर आप एक ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है, मतलब एक ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसके किस क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। ऐसे 700 किसके ऊपर है, ओपिनियन फॉर्म करने के ऊपर। ऐसे 700 है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, कि किस तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं, उस पे है ऑडिट। ऐसे 700। तो ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है टाइटल, मतलब दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब सबसे ऊपर होता है टाइटल कि ये रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट, आप कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी लिखते हो तो ऊपर एक टाइटल डालते हो क्या, वैसे ही ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो ऊपर टाइटल डालेगा, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एड्रेसी मतलब जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, नॉर्मली आप एड्रेस करते हो किसको, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है, जैसे शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स, टू टीसीडब्ल्यूजी, या अगर एक पार्टनरशिप फर्म है टू द पार्टनर्स, मतलब जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है उसको आप क्या करते हो, एड्रेस करते हो। फिर आता है ओपिनियन का पैराग्राफ, जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन के साथ साथ आप क्या चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, ऑडिटर ओपिनियन के पैराग्राफ में ओपिनियन तो देता ही है, उसके अलावा ऑडिटर क्या करता है, जिस भी एंटिटी की ऑडिट हो रही है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। लेट्स से आप ऑडिट कर रहे हो XYZ कंपनी की, तो आप इस कंपनी को आइडेंटिफाई करोगे, आप ये स्टेट करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं, मतलब XYZ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड। आप ओपिनियन के पैराग्राफ में आइडेंटिफाई करते हो एंटिटी को जिसकी आपने ऑडिट की, आप ये स्टेट करते हो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑडिट कर चुके हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या क्या स्टेटमेंट बनाए, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्राइजिंग, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाया, P&L बनाया, कैश फ्लो बनाया, तो मतलब आप टाइटल लिखते हो, टाइटल आइडेंटिफाई करते हो हर उस स्टेटमेंट के जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो आपने बनाया है उसको आप क्या करते हो, उसके टाइटल को आइडेंटिफाई करते हो। रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप ये भी बताते हैं कि समरी भी बनाई है आपने, समरी का भी रेफरेंस देते हो, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के समरी का भी आप यहाँ रेफरेंस देते हो, और आप पीरियड भी बताते हो जिस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने ऑडिट किया है। लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31 मार्च 2023, तो आप पीरियड भी आइडेंटिफाई करते हो जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने ऑडिट किया है। मतलब ओपिनियन के पैराग्राफ में ओपिनियन तो दोगे ही, उसके अलावा आप ये भी बोलोगे XYZ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, मतलब आपने कंपनी का भी नाम आइडेंटिफाई किया जिसकी आपने ऑडिट की, आपने ये भी स्टेट कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गए, पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2023, तो आपने डेट भी आइडेंटिफाई कर दिया कि किस पीरियड के लिए आपने ऑडिट किया है। फिर आप रेफरेंस, मतलब आप ये भी बताते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाए, जैसे P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उनके भी टाइटल्स को आइडेंटिफाई करते हो, और आप रेफरेंस देते हो समरी का भी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के समरी का भी। इस तरीके से ओपिनियन के पैराग्राफ को ड्राफ्ट किया जाता है। फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड एज पर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अवेलेबल टू द ऑडिटर, ऑडिटर ये जो ओपिनियन दे रहा है, जो भी ओपिनियन दे रहा है, जैसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो उसके अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ओके। तो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रेम करो ओपिनियन का पैराग्राफ, तो आप ओपिनियन का पैराग्राफ फ्रेम करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। पलक, अगर आपने मेरी क्लासेस लिए तो नोट्स आपके पास होंगे ना। बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में क्या होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में जो भी आपने ओपिनियन दिया है वो ओपिनियन क्यों दिया है इसका रीजन आप बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में देते हो। ठीक है, और बेसिस के ओपिनियन के पैराग्राफ में आप क्या देते हो, बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में आप क्या स्टेट करते हो, RISE, राइज। बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में और क्या क्या चीजें आप लिखते हैं, आप ये लिखते हैं कि ऑडिट को बिल्कुल एसेज के हिसाब से किया गया है, मतलब ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड एज पर एसेज। और आप क्या लिखते हो बेसिस के पैराग्राफ में, रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट
दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जहां पर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हुए हैं उसका भी आप यहां पे रेफरेंस देते हो। मतलब रेफरेंस टू द सेक्शन, वो सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट का जहां पे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे हुए हैं उसका रेफरेंस आप बेसिस के पैराग्राफ में देते हो। आप ये भी बताते हो कि ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑडिट किया है और ऑडिटर ने अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखकर ऑडिट को किया है। मतलब ऑडिटर ने अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। मतलब ऑडिटर यहां पे स्टेट करेगा कि ऑडिटर वाज इंडिपेंडेंट टू दी एंटिटी। मतलब ऑडिटर ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट की है और अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए ऑडिट को किया है। एंड ऑडिटर ये भी स्टेट करता है कि क्या वेदर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए, क्या ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से क्या ऑडिटर को, वेदर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए क्या ऑडिट के दौरान। तो ऑडिटर ये भी स्टेट करता है। तो मुझे बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में ऑडिटर क्या बताता है सारे बच्चे। बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ में ऑडिटर बेसिस तो बताता ही है कि ऊपर वाला ओपिनियन क्यों दिया है, उसके अलावा ऑडिटर RISC राइज बताता है। मतलब ऑडिटर ये स्टेट करता है कि ऑडिट को उसने SAS के हिसाब से किया। ऑडिटर रेफरेंस देता है उस सेक्शन का, ऑडिट रिपोर्ट के उस सेक्शन का आप रेफरेंस देते हो जहां पे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेटेड है। ऑडिटर ये स्टेट करता है कि ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब ऑडिटर ने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम किया है, एज पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम किया है। एंड ई मतलब ऑडिटर ये स्टेट करता है कि वेदर क्या उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए, क्या वेदर sufficient appropriate audit evidence has been obtained by the auditor in auditor's opinion। ऑडिटर के ओपिनियन में क्या उसे sufficient appropriate audit evidence मिले क्या। तो ऑडिटर ये चीजें बेसिस ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ में लिखता है। ठीक है, ओके एवरीबडी समझा, वेरी वेरी नाइस। अब आगे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इस पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे 570 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑडिटर गोइंग कंसर्न की भी रिपोर्टिंग करता है। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न की भी रिपोर्टिंग करता है। मतलब यहां पे देखना, अगर ऑडिटर को ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से अगर कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है, मतलब ऐसे कोई इवेंट्स हुए हैं जो डाउट रेज करते हैं गोइंग कंसर्न पे, उनके बारे में आप इस गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में रिपोर्ट करते हो। मतलब अगर ऑडिटर के जजमेंट में कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कोई ऐसी घटनाएं हुई है जो डाउट रेज करती है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे अगर कोई इवेंट्स डाउट रेज करते हैं, गोइंग कंसर्न पे अगर डाउट रेज आ रहा है किसी इवेंट की वजह से, तो वो ऑडिटर इस पैराग्राफ में लिखता है। मतलब अगर ऑडिटर के जजमेंट में, ठीक है, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाया है, पर ऑडिटर के हिसाब से अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई इवेंट्स हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज कर रहे हैं, तो गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो। सिंपल, ओके। फिर की ऑडिट मैटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑडिट रिपोर्ट में आप की ऑडिट मैटर लिखते हो एज पर ऐसे 701। वेरी गुड। ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्क्राइब होती है। क्या होती है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर FRF, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन और इंप्लीमेंट करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड एरर। तो कहता है ऑडिटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्टेट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, कैसे, एज पर FRF, एंड इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करना सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड एरर। एंड क्या, अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर कर रहा है?
मैनेजमेंट। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी कौन असेस करेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेस करने की कि क्या कंपनी की एबिलिटी है क्या टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, वेदर गोइंग कंसर्न को यूज करना अप्रोप्रिएट रहेगा क्या, ये भी डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की, टू असेस दैट वेदर द कंपनी कैन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। मतलब असेस द एबिलिटी, आपको कंपनी की एबिलिटी असेस करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले। असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल लगाना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट के प्रिपेयर हो, और दूसरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेस करना कि क्या कंपनी की ये एबिलिटी है क्या टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के अजम्पशन के हिसाब से बनाना अप्रोप्रिएट रहेगा, ये असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ठीक है, अरे वेरी गुड, आ जाओ बच्चों। अब आ गया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है तो ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना पड़ेगा। मिस इनक्रेडिबल, थैंक्स बेटा। तो अगर आपने मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है तो आपको अब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे। ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में आप ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखोगे। तो मुझे बताओ एज पर एसे 200 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट इशू करना और अपना ओपिनियन देना। मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, मतलब इशूइंग एन ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर का ओपिनियन लिखा होता है। तो ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव लिखेगा कि मेरा ऑडिट करने के पीछे का ऑब्जेक्ट ये है कि मैंने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं है, और मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है जिसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया है टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन। और ऑडिटर दूसरी चीज क्या लिखेगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं। रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट रीजनेबल अश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऑडिटर बोल रहा है कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट रीजनेबल अश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, हो सकती है। ऑडिटर बोलेगा मिसस्टेटमेंट कैन अराइज, हो सकता है मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड या एरर की वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ऑडिटर बताएगा मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल कब होंगे? जब वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में किसी भी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे तो ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। तो मतलब ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में अपना ऑब्जेक्ट बताएगा और फिर ऑडिटर ये लिखेगा कि ये रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट एन ऑडिट कंडक्टेड एज पर एसए विल ऑलवेज डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा ऑडिटर बोलेगा मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं वेदर बिकॉज ऑफ एरर और फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल कब होंगे? इफ दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, तब ये मटेरियल होंगे। तो ऑडिटर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ये चीजें लिखता है, अपना ऑब्जेक्ट, फिर ये बताता है रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल है पर गारंटी नहीं है। ऑडिटर बोल रहा है मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉड या एरर की वजह से, मिसस्टेटमेंट मटेरियल तब होगा जब वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक है, तो ये हो गया ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें ऑडिटर ये चीजें लिखेगा। और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बेटा ऑडिटर के, यहां ब्रीफ में मैंने लिखे हैं, एक बार इसे पढ़ लोगे मेरे साथ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करने की, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना ऑडिट में और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना थ्रू आउट दी ऑडिट। और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करना, असेस करना कि कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करना कि कितनी रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना ताकि उस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स को
इंप्लीमेंट करने की, डिजाइन करने की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवैल्यूएट करने की, क्या कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट है क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है क्या, जो डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने किए हैं वो अप्रोप्रिएट है क्या, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो बनाए हैं वो रीजनेबल है क्या, जो डिस्क्लोजर्स किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट है क्या गोइंग कंसर्न को यूज करना अप्रोप्रिएट है क्या। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाया तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऑडिटर वो भी क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं कि नहीं, ये भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। वही तो करने गया है ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो चेक करने गया है। और अगर ग्रुप ऑडिट्स है तो एज पर 600 ऑडिटर बताएगा कि क्या पार्ट उसने ऑडिट किया, क्या पार्ट दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया। अगर एस 600 की वजह से, एस 600 के हिसाब से अगर दूसरा ऑडिटर भी इन्वॉल्व है, 2 ऑडिटर मान लो काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम ऑडिटर ने किया, कौन सा दूसरे ऑडिटर ने किया, ये भी आप स्टेट करते हो। तो बेसिकली ऑडिटर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आए तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ये सब लिखता है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर का क्या होता है, ये देखना जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हुई है वो अप्रोप्रिएट है क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है क्या, डिस्क्लोजर्स ठीक है क्या, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है क्या, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाया है वो ठीक से लगाया है कि नहीं, कितनी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की। ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। ऑडिटर को ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से कि नहीं। तो ये एक क्विक लुकआउट था। ओके, उसके अलावा ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किधर लिखता है, लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये जो ऑडिटर के इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी लोकेशन क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में आप कहां लिखते हो। कहता है या तो ये सारे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिख दोगे, विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, या आप कुछ एनेक्स्चर्स अटैच कर दोगे, अपेंडिक्स अटैच कर दोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। मतलब ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप कुछ एनेक्स्चर्स अटैच कर दोगे, इन विच केस ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स। मतलब ऑडिट रिपोर्ट में आप इन एनेक्स्चर्स का रेफरेंस दे दोगे। मतलब आप रेफरेंस दे दोगे ऑडिट रिपोर्ट में इन एनेक्स्चर्स का। मतलब या तो आप ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिट रिपोर्ट के बॉडी में ही लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ एनेक्स्चर्स अटैच कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट के साथ और ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस दे सकते हो इन एनेक्स्चर्स का, या आप एक स्पेसिफिक रेफरेंस दे सकते हो ऑडिट रिपोर्ट में किसी वेबसाइट का, किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के वेबसाइट का स्पेसिफिक रेफरेंस आप ऑडिट रिपोर्ट में दे सकते हो, अगर लॉ या नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को परमिट करते हैं करने को। तो मुझे बताओ ये इतने सारे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कहां लिखते हो ऑडिट रिपोर्ट में। कहता है या तो आप लिखते हो विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या तो आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिख दोगे, या एनेक्स्चर्स टू दी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के पीछे जो एनेक्स्चर्स हैं उसमें लिख दोगे, एंड रेफरेंस दे दोगे आप। किस चीज का रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ these annexures in the audit report। एंड तीसरा आप एक स्पेसिफिक रेफरेंस दे दोगे वेबसाइट का, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के वेबसाइट का स्पेसिफिक रेफरेंस दे दोगे अगर लॉ नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर को परमिट करता है तो। ठीक है, ओके, परफेक्टो। सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर का सिग्नेचर होना चाहिए, ऑडिटर के पर्सनल नाम से। मेरा नाम दीपिका राठी है तो मैं दीपिका राठी नाम से ऑडिट रिपोर्ट पे क्या करूंगी, सिग्नेचर करूंगी। वेयर फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, अगर फर्म अपॉइंटेड है, जैसे XYZ एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फर्म है, अगर ऑडिट फर्म अपॉइंटेड है तो रिपोर्ट साइन करेंगे ऑडिटर इन देयर पर्सनल नेम। जैसे X और Y अपने पर्सनल नाम पे क्या करेंगे, साइन करेंगे, किसके बिहाफ पे, ऑडिट फर्म के नेम पे। ICAI का जो आपका मेंबरशिप नंबर है वो भी आप अपने सिग्नेचर करने के साथ साथ ICAI का जो मेंबरशिप नंबर है वो भी आप स्पेसिफाई करोगे, और आपकी फर्म का
जो रजिस्ट्रेशन नंबर आईसीएआई द्वारा अलॉट किया गया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो। तो ऑडिटर अपने पर्सनल नाम पे सिग्नेचर करता है, अपना मेंबरशिप नंबर भी लिखता है और साथ में आईसीएआई द्वारा अलॉट किया हुआ आपके फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप लिखते हो। सिग्नेचर का प्लेस, मतलब जहां से आप सिग्नेचर कर रहे हो वो सिटी भी आप मेंशन करते हो एंड डेट भी मेंशन करते हो ऑडिट रिपोर्ट पे। मतलब ये तो पढ़ने की भी बात नहीं है, ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट पे डेट होगी, ऑडिट रिपोर्ट शैल बी डेटेड। सारे बच्चे हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए ऑडिट रिपोर्ट के कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिग्नेचर, प्लेस, जहां से भी आप साइन कर रहे हैं, डेट, जहां पे भी आपका ऑफिस वगैरह है वो जगह का प्लेस, डेट वगैरह मेंशन करते हो। तो ये एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। मतलब एक ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो किन चीजों को ऑडिटर स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करता है। इसके ऊपर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, क्या एक ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो किन चीजों को ऑडिटर स्पेसिफिकली, मतलब मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे गई तो मैं किन चीजों को स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करूंगी, क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस होते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटर स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है ना, और अकाउंटिंग पॉलिसीज बिल्कुल कंसिस्टेंट है ना, किससे, एफआरएफ से। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कंपनी ने अडॉप्ट कर रखी है वो डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद एफआरएफ। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बिल्कुल क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऑडिटर ये स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करेगा। टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी टर्मिनोलॉजीज या टाइटल्स यूज हुए हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। टर्मिनोलॉजीज इज अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग द टाइटल, टाइटल भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स है कि नहीं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है कि नहीं, ऑडिटर ये इवैल्यूएट करेगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ऑडिटर किन चीजों को स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करता है, तो आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। ऑडिटर किन चीजों को स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करता है, ऑडिटर स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो बिल्कुल क्या है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है,